6 अगस्त 2026 की सुबह करीब 5 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। सफेद रंग की एक क्रेटा कार होती है जिसका नंबर यूपी 70FW 2433 प्रयागराज से चलती है, जिसको झांसी की तरफ जाना था। उस कार में 5 लोग सवार होते हैं और पांचों के पांचों आराम से बैठे हुए थे, बातचीत करते जा रहे थे। कार की रफ्तार कभी 100 तो कभी 110 कभी 120 की रफ्तार होती है। ये झांसी कानपुर नेशनल हाईवे होता है और जो थाना होता है पुंछ, उस इलाके में ये कार चल रही थी हाईवे पर। अचानक ही उस कार के सामने एक बछड़ा आ जाता है, ऐसा प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं। जैसे ही उस कार के ड्राइवर ने उस बछड़े को बचाने की कोशिश की तो अचानक ही कार अनियंत्रित हो जाती है और अनियंत्रित होने के बाद सामने डिवाइडर होता है और डिवाइडर से जोरदार एक टक्कर लग जाती है। जैसे ही गाड़ी की टक्कर लगती है उसके बाद लगभग 7 फुट तक वो गाड़ी ऊपर उछल जाती है और जिस साइड से टक्कर लगी थी उस साइड के जितने भी उसके इक्विपमेंट होते हैं, परखच्चे होते हैं गाड़ी के, वो 40-40 फीट की ऊंचाई तक फैल जाते हैं। जैसे ही लोगों ने इस धमाके की आवाज सुनी, लोग दौड़कर मौके पर आते हैं। साथ ही पुलिस को सूचना दी जाती है। लोग जैसे ही मौके पर आते हैं तो आने के बाद देखते क्या है कि जिधर ड्राइवर है उसके दूसरे साइड में जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अंदर झांक कर देखने की कोशिश कर रहे थे तो 5 लोग बैठे हुए थे, पांचों के पांचों कराह रहे थे। किसी तरकीब से खिड़की तोड़ी जाती है। तोड़ने के बाद जो ड्राइवर वाली साइड का जो व्यक्ति होता है उसको बाहर निकाला जाता है और जैसे उसे निकाला जा रहा था तुरंत ही उसने कहा कि साहब मुझे बचा लो। उसके मुंह से ये आवाज निकलती है। उसके बाद उसके पीछे वाला जो साइड में बैठा हुआ था उसको देखा जाता है तो उसकी नब्ज टटोली जाती है तो वो मर चुका था। उसके बगल में 2 लोग बैठे हुए थे, वो कराह रहे थे और जो ड्राइवर था वो भी कराह रहा था। इसी बीच में एम्बुलेंस की मदद से जो घायल होते हैं उनको हॉस्पिटल भेजा जाता है और जो मर चुके थे उनको मोर्चरी की तरफ भेजा जा रहा था। तब ये जानने की कोशिश की जाती है कि कौन हो, कहां से आए हो, कहां की तरफ जा रहे थे। तो इसी बीच में एक घायल जो था वो बोलने की स्थिति में होता है। वो कहता है कि साहब भाई ठीक हैं या नहीं। वो बार बार भाई की बात कर रहा था। जब पूछा जाता है कि किसकी बात कर रहे हो तो उसने कहा कि हम लोग प्रयागराज से चले थे, हमें झांसी की जेल में अली अहमद हैं उनसे मुलाकात करने के लिए जाना था। एकदम से ही समझ जाते हैं कि ये अतीक अहमद के बेटे की बात कर रहे हैं। तभी उस लड़के ने, ये जो घायल होता है, उसने कहा कि अतीक अहमद का बेटा आबान भी उसमें गाड़ी में बैठा हुआ था, वो कैसे हैं, लेकिन वो तो मर चुका था। जैसे उसके मरने की खबर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बहुत तेजी के साथ वायरल होना शुरू हो जाती है। हर कोई इस बारे में जानने में जुट जाता है कि आखिरकार क्या मामला है, क्या हुआ है। दरअसल ये वर्चस्व से लड़ाई शुरू होती है और वर्चस्व की जंग में इसमें एक के बाद एक मौतें होती चली जाती हैं। कई इसमें नेचुरल मौत होती हैं तो कोई इसमें ऐसी मौत होती हैं जो एनकाउंटर में मारे जाते हैं। कैसे कहानी शुरू होती है, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। साल 2004 की ये बात है। आम लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी जाती है और जैसे ही आम लोकसभा चुनाव की घोषणा की जाती है तो इलाहाबाद शहर पश्चिम से विधायक अतीक अहमद भी कोशिश में जुट जाता है ताकि उसको भी लोकसभा का टिकट मिल जाए। उसकी जद्दोजहद, उसकी मेहनत काम आ जाती है और उसको समाजवादी पार्टी की तरफ से फूलपुर लोकसभा सीट से टिकट मिल जाता है। जब टिकट मिलता है पूरी ताकत वो झोंक देता है। आखिरकार विधायक से वो सांसद बन जाता है। लेकिन जब सांसद बन जाता है तो उसकी जो सीट होती है शहर पश्चिम की, वो खाली हो जाती है। तभी उसने प्लान बनाया, क्योंकि सीट बहुत लंबे समय से वो जीत रहा था, क्यों ना ये सीट घर के घर में ही रह जाए। इसलिए उसने अपने छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को उस सीट पर खड़ा कर देता है कि ताकि तुम इलेक्शन लड़ो और विधायक बन जाओ। भाई विधायक बन गया और एक भाई सांसद, यही कोशिश थी। और भाई को इलेक्शन लड़वाने में पूरी ताकत झोंक दी जाती है। बसपा से टिकट दिया जाता है राजूपाल को। राजूपाल को टिकट दिया जाता है। वो भी अपनी पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी से लग जाते हैं। घर घर जाकर वोटरों से वोट मांग रहे थे। आखिरकार वोटरों ने राजूपाल पर अपना विश्वास जमाया और राज्यपाल को जिता देते हैं। राज्यपाल विधायक बन जाते हैं और सांसद अतीक अहमद होते हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं वर्चस्व की बात शुरू हो जाती है। उन्हें लग रहा था कि जिस सीट पर बहुत लंबे समय से कब्जा था, राज्यपाल ने उस सीट पर कब्जा कैसे कर लिया। बस यहीं से एक नोरा कुश्ती शुरू हो जाती है और हालत ऐसी हो जाती है कि फिर बाद मारधाड़ पर शुरू हो जाती है। आलम यह होता है कि 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राज्यपाल की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी जाती है। और जैसे ही हत्या होती है तो इस घटनाक्रम का एक चश्मदीद होता है। एक न केवल चश्मदीद होता है बल्कि उनका दोस्त भी था, रिश्तेदार भी, जिसका नाम उमेश पाल होता है। उमेश पाल इस मामले के मुख्य गवाह होते हैं और उन्होंने फैसला कर लिया था कि जो भी इस घटनाक्रम के, इस हत्याकांड के पीछे होंगे, हर हाल में उन्हें सजा दिलाकर रहेंगे। हालांकि उन्हें धमकियां भी मिलती रही, एक बार अपहरण भी कर लिया जाता है। तो इसलिए लगातार वो अपनी डिमांड भी कर रहे थे कि सब मुझे सुरक्षा चाहिए और गवर्नमेंट उनको सुरक्षा भी दे देती है। सुरक्षा में रहते हैं, उसके बावजूद भी जो उनके पीछे जो भी खतरा था, खतरा मंडराता रहता है। और खतरा मंडराता है 24 फरवरी 2023 को शाम के लगभग 5:15 के आसपास का वक्त हो रहा था। वो अपने घर जैसे ही आ रहे थे, अपने घर भूमनगंज प्रयागराज में लगता है। साथ में उनके 2 सुरक्षा गार्ड होते हैं जो सरकारी गनर होते हैं। एक का नाम संदीप निषाद होता है, दूसरे होते हैं राघवेंद्र सिंह। इसी बीच में एक क्रेटा कार आती है। उस क्रेटा कार में सवार कुछ लोग होते
होते हैं और इसी बीच में उन्हें कोई बम फेंक के मारा था तो कोई लगातार गोलियां बरसा रहा था। हालांकि उमेश पाल ने बचने की कोशिश की। उनके जो सरकारी गनर होते हैं संदीप, निषाद और राघवेंद्र ने अपने आप को भी बचाने की कोशिश की और उमेश पाल को भी बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो गोली चलाने वाले थे, ये बम चलाने वाले थे, लगातार वो हमलावर होते हैं और एक के बाद एक लगातार गोलियां चल रही थी और इसमें उमेश पाल की हत्या हो जाती है। जो उनके सरकारी गनर होते हैं वो भी इसमें मारे जाते हैं। ये जो पूरा दृश्य था वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। जैसे ही सीसीटीवी कैमरे में कैद होता है तो फिर पूरे देश भर में ये वीडियो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल होना शुरू हो जाता है। सरकार पर लगातार दबाव बढ़ने लगता है। जो सरकार पर दबाव बढ़ रहा था, सरकार ने सीधा पुलिस को आदेश दिया। पुलिस से कहा कि कोई भी हो इसमें बचना नहीं चाहिए। जब सीसीटीवी फुटेजों को देखा जाता है तो इसमें एक अतीक अहमद का बेटा होता है जो तीसरे नंबर का बेटा था, जिसका नाम असद अहमद होता है। उसको गोलियां बरसाते हुए साफ साफ देखा जा रहा था। पुलिस ने अब अपना काम करना शुरू कर दिया, लोगों को चिन्हित करना शुरू कर दिया, जो भी शूटर थे या जो भी इसमें बम बरसा रहा था। बस पुलिस ने अपना जब काम करना शुरू किया तो इसमें जो क्रेटा कार को चलाने वाला था, जिसका नाम अरवाज होता है, ड्राइवर, पुलिस ने उसकी घेराबंदी की 27 फरवरी 2023 को। आखिरकार प्रयागराज के नेहरू पार्क में पुलिस का उसका आमना सामना होता है। उसने पुलिस की तरफ गोली चलाई, पुलिस ने उसकी तरफ गोली चलाई। जो गोलीबारी में यहाँ जो ड्राइवर होता है अरवाज, जो कि उस दिन उमेश पाल हत्याकांड में जो गाड़ी चला रहा था, वो ढेर हो जाता है, मारा जाता है। जो अरबाज होता है वो अली अहमद यानी कि अतीक का जो बेटा होता है उसका ड्राइवर भी होता है, साथ ही उसका सुरक्षा गार्ड भी होता है। दोनों काम वो एक साथ कर रहा था। पुलिस अपनी कार्रवाई लगातार कर रही थी और 6 मार्च 2023 को एक बार फिर से पुलिस के हाथ विजय चौधरी उर्फ उस्मान नाम का जो इसमें वो व्यक्ति होता है जो सबसे पहले उमेश पाल पर इसने गोली चलाई थी, जिसने सबसे पहले सुरक्षा कर्मियों पर गोली चलाई थी। पुलिस ने उसकी भी घेराबंदी करनी शुरू की और प्रयागराज में जो कौंधियारा एक जगह लगती है, 6 मार्च 2023 को आखिरकार पुलिस की एनकाउंटर में वो भी मारा जाता है। पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी क्योंकि अतीक अहमद का जो बेटा था, अतीक अहमद का बेटा इस मामले में बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस ने उसकी घेराबंदी करनी शुरू की लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था, इसलिए पुलिस उस पर लगातार इनाम की राशि बढ़ाती चली जा रही थी। न केवल असद अहमद पर बल्कि उसका जो साथी होता है गुलाम, उस पर भी इनाम की राशि बढ़ाती जाती है और बढ़ते बढ़ते राशि 5 लाख रुपए के आसपास कर दी जाती है। इनकी दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने झांसी में इनकी घेराबंदी की और घेराबंदी करने के बाद असद अहमद और उसका जो साथी होता है गुलाम अहमद, उनको गोलियां लग जाती हैं और वो पुलिस के एनकाउंटर में दोनों मारे जाते हैं। ये खबर भी अखबारों में प्रकाशित हो जाती है। चारों तरफ इस बारे में चर्चा चलनी शुरू हो जाती है कि अतीक अहमद, जिसका इतना जबरदस्त तरीके से वर्चस्व रहा था, वो किसी से डरता नहीं था कि, और उसका जो बेटा मारा जाता है एनकाउंटर में, तो अब लोग एकदम से सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। तभी इसमें अतीक अहमद और जो अशरफ होता है वो उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता के रूप में देखे जा रहे थे। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। ये दोनों अलग अलग जेल में होते हैं, उन्हें अलग अलग जेल से सीधा प्रयागराज लाया जाता है और ये तारीख थी 15 अप्रैल 2023, रात के लगभग 10:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। ये पुलिस के घेरे में होते हैं, चारों तरफ से पुलिस ने इन्हें घेरा हुआ था और ये जा रहे थे मोतीलाल नेहरू हॉस्पिटल में, लेकिन उसी परिसर में थे तो इसी बीच में पत्रकार इनसे सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं और इसी बीच में 3 जो लोग थे, बाद में उनका नाम पता चलता है, लवलेश तिवारी, सनी सिंह, अरुण मौर्य, ये मीडिया कर्मी बन के आए थे और बहुत ही करीब पहुंच जाते हैं। अतीक अहमद और अशरफ के करीब जाने के बाद आधुनिक हथियार इनके पास होते हैं और एक के बाद एक लगातार गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। अतीक अहमद भी यहां पर मारा जाता है, उसका जो भाई होता है अशरफ, वो भी मारा जाता है और ये बात भी पूरे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पूरे जगह वायरल होना शुरू हो जाती है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर जगह इसी बात की चर्चा होनी शुरू हो जाती है। उमेश पाल हत्याकांड में जो क्रेटा कार का मालिक होता है और वो प्रयागराज में एक मशहूर ईट ऑन रेस्टोरेंट का मालिक भी होता है, जिसका नाम नफीस बिरयानी के नाम से मशहूर होता है। दरअसल इसको अतीक अहमद का फाइनेंसर भी कहा जाता है। इसको नवंबर में जेल भेजा गया था, इसके पैर में गोली लगी थी, वहां पर आराम से जेल में था, लेकिन दिसंबर 2023 में इसकी तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है और जैसे इसकी तबीयत बिगड़ती है तो इसको 17 दिसंबर 2023 को जैसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, तो जो इसके हार्ट वगैरह थे वो काम करना पूरी तरह से बंद कर देते हैं और ये भी मारा जाता है। यानी कि एक के बाद एक लगातार मौत होती चली जाती है। तो कोई सामान्य मौत मर रहा था तो कोई पुलिस की गोलियों से मर रहा था। अतीक अहमद की लगातार कमर टूट रही थी और अतीक अहमद की जो पत्नी होती है शाइस्ता, पुलिस उसको भी तलाश करने में तमाम जोर लगाती है, कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका कोई भी अता पता नहीं चलता है। एक मुस्लिम गुड्डू नाम का व्यक्ति होता है जो लगातार बम फेंक के मार रहा था, उसको बमबाज मुस्लिम गुड्डू के नाम से भी जाना जाता है, उसका भी कहीं कोई अता पता नहीं चल रहा था। पुलिस अपनी घेराबंदी कर रही थी और जो उसकी संपत्तियां थी उनको भी नष्ट कर रही थी, उन पर भी लगातार बुलडोजर चला रही थी। अतीक अहमद भले चाहे विधायक हो, भले चाहे वो सांसद
खूबसूरत क्यों ना बन गया हो, लेकिन जो उसके काम थे, उसके जो साथ लोग काम करते थे, या तो रंगदारी मांगा करते थे या लोगों के साथ इस तरह से हरकतें क्या करते थे, चाहे उनकी जमीन पर कब्जा करना हो। ऐसे ही जो उसका बेटा होता है दूसरे नंबर का, जिसका नाम अली अहमद होता है। अली अहमद ने जुलाई 2022 की बात है, उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया था और उसने एक प्रॉपर्टी डीलर से करीब करीब 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। उसको फिर जेल भेज दिया जाता है, लेकिन सुरक्षा के कारणों के चलते उसको अक्टूबर 2025 में झांसी की जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। ऐसे ही इसका जो पहले नंबर का बेटा होता है, जिसका नाम मोहम्मद उमर होता है, इसे 23 अगस्त 2022 को उसने लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया था, क्योंकि उसने रियल एस्टेट के एक कारोबारी होता है, इसका नाम मोहित जायसवाल होता है। इसका पहले अपहरण किया, अपहरण करने के बाद देवरिया की जेल में उसके साथ मारपीट की, और वो मारपीट का जो वीडियो होता है वो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। जब लगातार दबाव पड़ रहा था तो आखिरकार इसने कोर्ट में जाकर सरेंडर कर देता है। भले ही चाहे ये विधायक हो या सांसद बन गया हो, लेकिन माफियागिरी इसकी लगातार चलती रहती है, और माफियागिरी के चलते ही इसने राजूपाल की हत्या भी कराई थी, उसके बाद फिर उमेश पाल की हत्या भी कराई थी। लेकिन इसमें लगातार जब दिक्कतें बढ़ती चली जाती हैं, और दिक्कतें ऐसी बढ़ती चली जाती हैं कि जो इसका सबसे छोटा वाला बेटा होता है, जिसका नाम आबान होता है, आबान अपने बड़े भाई से मुलाकात करने के लिए झांसी की जेल में जा रहा था। 5 इसके साथी होते हैं, और ये तारीख थी 6 अगस्त 2026 की सुबह सुबह करीब 5 बजे के आसपास वो अपने घर से निकला था, और ये उस वक्त हो रहा था लगभग 10:30 बजे के आसपास। अब ये झांसी का जो थाना लगता है पुंछ थाने क्षेत्र की बात है। हाईवे पर जब इनकी कार चल रही थी, कार के ठीक सामने ऐसा बताया जाता है कि वहां पर एक बछड़ा आ जाता है, और बछड़े से बचाने की वजह से ही रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है। रोड पर एक्सीडेंट इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ जाते हैं, और जो 2 होते हैं इसके अंदर, जैसे आवान होता है, उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम सोनू होता है, उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन 3 लोग जो होते हैं इसमें गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। जैसे मोहम्मद उमर घायल हो जाता है, फारूक और जैद ये गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इनको महारानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल में इनको एडमिट कराया जाता है। जैसे ही इनके बारे में खबर जब चलनी शुरू हो जाती है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, ताज्जुब हो रहा था कि एक व्यक्ति का जीवन बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ बढ़िया, क्योंकि उनका अपना कुछ बिजनेस व्यापार भी रहा होगा कुछ ना कुछ, और खुद वो विधायक भी होता है। लेकिन उसने अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, विधायक से सांसद बनने के लिए, और जब सांसद बन भी जाता है तो शायद उसने अपने भाई को और विधायक बनाने के लिए उसने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी, जो कि बसपा का विधायक होता है राजूपाल। उसके बाद इस परिवार पर ऐसी आफतें आनी शुरू हो जाती हैं कि वो आफतें कभी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार इस परिवार पर आफत आती चली जा रही हैं। इसमें अब तक उसके 2 बेटे मारे जा चुके हैं, 2 बेटे इसके सलाखों के पीछे हैं, एक बेटा बुआ के साथ है। जो उसकी पत्नी है उसका कहीं आता पता नहीं है, खुद भी मारा जाता है, उसका अपना छोटा भाई भी मारा जाता है, और जो इससे जुड़े हुए लोग थे उन्हें चाहे आर्थिक रूप से नुकसान हो या शारीरिक रूप से नुकसान हो, लगातार नुकसान पर नुकसान वो झेल रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते कुछ लोग हैं, जैसे थान सिंह झाला हैं, आज इनका जन्मदिन है, राम जतन है, आज इनका भी जन्मदिन है, विक्रम भंडारी हैं, आज इनका भी जन्मदिन है। इन सभी को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें शावेज हैं देहरादून से, साकरो हंसदा टुडू जो कि झारखंड के रहने वाले हैं, विकास कुमार हैं, SK मिश्रा, शुभम पांडे हैं, हरीश, विनय यादव, मंजीत कुमार, शाहरुख, प्रदीप कुमार मंडल कटिहार बिहार से, प्रदीप कुमार संत कबीर नगर से, गौस आलम अंसारी कुशीनगर मोका टोला से, मोहम्मद शावेज चौधरी शामली से, विक्रम भंडारी हरिद्वार उत्तराखंड से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।